हेलो गाइस, वेलकम टू बायो पॉइंट। और यार आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं अपने क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर अपने सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, जो क्या है सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, या फिर आप कह सकते हो द यूनिट ऑफ लाइफ। तो देखो यार, अपन को पता है अपने चैप्टर फर्स्ट में क्यों लिया है, क्योंकि अपन को अपने बेसिक से स्टार्ट करना है। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है सब किससे मिलके बने हुए हैं, सेल्स के। तो अपन को स्टार्ट करना चाहिए सेल से, ठीक है। अगर अपन को सेल के बारे में पूरी नॉलेज होगी तो अपन उस पर एक लेवल और ऐड करेंगे, फिर अपन टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। वैसे अपन यहाँ पे लेवल्स ऐड करते चलेंगे और जो बायो है उसको एक स्टोरी की तरह कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना जो चैप्टर है, कौन सा, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो देखो यार, अपन पहले बात करते हैं कि सेल होता क्या है। तो आओ मैं कहता हूँ कि जो सेल है वो एक कंपार्टमेंट है या फिर एक चैम्बर है, ठीक है। अब देखो बेसिक से एग्जांपल लेते हैं अपन अपने घर का, ठीक है। मैं कहता हूँ कि जो अपना घर है वो सेल है, ठीक। और बाहर का एक अलग एनवायरनमेंट है और अपने घर के अंदर का एक अलग एनवायरनमेंट है। यानी कि घर के अंदर वाले एनवायरनमेंट को मैं कह रहा हूँ इनर एनवायरनमेंट, और जो बाहर वाला एनवायरनमेंट है उसको मैं कह रहा हूँ आउटर एनवायरनमेंट। अब अपने जो घर की वॉल्स है वो इनर एनवायरनमेंट और जो आउटर एनवायरनमेंट उसको सेपरेट कर रही है, ठीक है। समझ में आया कि अपनी जो घर की वॉल है वो इनर एनवायरनमेंट को और आउटर एनवायरनमेंट को अलग कर रही है, ठीक। वैसे ही जो सेल है उसके पास भी वॉल होती है, ठीक। वो क्या करती है, इनर एनवायरनमेंट को आउटर एनवायरनमेंट से अलग करती है। अब अपने घर की जो वॉल वगैरह है वो किसकी मिल के बनी हुई है, ईंटों की। पर वहीं मैं अगर बात करूं कि जो सेल की वॉल है वो किससे बनी हुई है, तो वो बनी हुई है लिपिड के लेयर की, ठीक। तो देखो बेसिक से अपने पास डेफिनेशन क्या आती है सेल की, अगर मैं नॉर्मल सी बात करूं तो सेल इज़ अ कंपार्टमेंट और चैम्बर विथ सेपरेट्स आउटर एनवायरनमेंट, ठीक है। अब इनसाइड सेल सम केमिकल रिएक्शंस अकर। अब सेल के अंदर ना देखो बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस चलती रहती है, ठीक है, विच इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम आउटर एनवायरनमेंट। अब देखो सेल के अंदर चल रही है और जो वॉल थी यानी कि जो लेयर थी लिपिड की वो आउटर एनवायरनमेंट को इनर एनवायरनमेंट से अलग कर रही है। यानी कि जितनी भी रिएक्शंस है वो कैसी है, आइसोलेटेड है, किससे, आउटर एनवायरनमेंट से। और कौन कर रहा है, लिपिड की लेयर। अब देखो नॉर्मल सा एग्जांपल है अपने पास, जैसे कि ये, अब सेल के अंदर है वाटर और सेल के बाहर भी है वाटर, ठीक है। पर ये जो लेयर है इन दोनों एनवायरनमेंट को अलग कर रही है, वो कौन किसकी बनी है, लिपिड की लेयर। और ये होती है वाटर में इंसॉल्युबल, यानी कि ये जो लेयर है ये वाटर में घुलती नहीं है, ठीक। अब फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन जब आगे आते हैं तो देखो मेरे पास यहाँ पे एक डायग्राम है, ये एक टिपिकल सेल का डायग्राम है नॉर्मल सा। अब देखो अपन ने बात की सेल के अंदर बहुत सारी रिएक्शंस चल रही होती है। तो देखो यहाँ पे रिएक्शन चल रही है, ए से बी बन रहा है, बी से सी, सी से डी, यानी कि यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन चल रही है। अब अगर अपन को कोई रिएक्शन करवानी है तो दो चीज़ें चाहिए। पहली तो क्या, इन्फॉर्मेशन कि रिएक्शन का पाथ क्या होगा, रिएक्शन कैसे होनी है। दूसरी अपन को यहाँ पे चाहिए एनर्जी, यानी कि अगर रिएक्शन चल रही है तो उसके लिए एनर्जी भी रिक्वायर्ड है। अब रिएक्शन चल रही है तो एनर्जी तो चाहिए। अब इन्फॉर्मेशन अपन को किस फॉर्म में मिलेगी, जेनेटिक मटेरियल की फॉर्म में, ठीक है। यानी कि मेरे पास यहाँ पे रिएक्शन चल रही है, मेरे को इस रिएक्शन के लिए दो चीज़ें चाहिए, पहला है इन्फॉर्मेशन, दूसरा है एनर्जी। अब जो इन्फॉर्मेशन है वो मेरे को किस फॉर्म में मिलेगी, जेनेटिकल मटीरियल की फॉर्म में। और ये जेनेटिक मटीरियल क्या होता है, डीएनए, ठीक। फिर मैं नेक्स्ट आता हूँ कि अगर कोई रिएक्शन वगैरह चल रही है तो उसके लिए मेरे को रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल सेल में कहाँ से आएगा, बाहर से। अगर तुम्हारे घर में किसी को अंदर आना है तो वो कहाँ से आएगा, गेट से आएगा, ठीक है। वैसे ही सेल के अंदर अगर किसी चीज़ को आना है तो कहाँ से आएगा, इन चैनल्स से। और इन चैनल्स को मैं कहता हूँ प्रोटीन चैनल्स। अब एक बार बताओ, अगर कोई इंसान तुम्हारे घर में आ रहा है तो वो गेट से आएगा, ठीक। उन गेट्स को मैं कह रहा हूँ यहाँ प्रोटीन चैनल। लेकिन अगर कोई हवा है, गैसेस है, क्या वो तुम्हारे घर के अंदर आने के लिए गेट से आएंगी, नहीं, वो कहीं से भी आ सकती है। तो जो गैसेस है वो सेल में डिफ्यूज़ हो जाती है, उसकी लेयर से अंदर आ जाती है। पर अगर कोई मॉलिक्यूल वगैरह है उसको इन प्रोटीन चैनल से अंदर आना पड़ेगा, ठीक है। एक बार अपन इस डायग्राम को वापस देख लेते हैं कि मेरे पास ये सेल है, मेरे पास ये सेल है, ठीक है। इसके अंदर रिएक्शंस चलती है और ये रिएक्शन कुछ करने के लिए मेरे को दो चीज़ें चाहिए, इन्फॉर्मेशन और एनर्जी। इन्फॉर्मेशन मेरे को किस फॉर्म में मिलती है, जेनेटिक मटेरियल की फॉर्म में। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए, ठीक। ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, ह्यूमंस में अपना जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए। और फिर अपन को दूसरी चीज़ क्या चाहिए, एनर्जी। अब कोई भी रॉ मटेरियल चाहिए वो कहाँ से आएगा, प्रोटीन चैनल्स से, ठीक है। गैसेस को कोई प्रोटीन चैनल चाहिए, नहीं, वो डायरेक्ट डिफ्यूज़ हो जाती है।
अब अपन नेक्स्ट चीज़ पे मूव करते हैं कि मेरे को अगर सेल बनाना है तो रिक्वायरमेंट क्या क्या होगी। तो पहली चीज़ तो ये कि मेरे को एक वॉल चाहिए, ठीक है। वो क्या करती है, सेपरेशन फ्रॉम आउटर एनवायरनमेंट कौन करा रही है यहाँ पे, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। जो अपने पास लिपिड की वॉल बनी हुई है उस वॉल को ही अपन कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। फिर नेक्स्ट है कि आउटर एनवायरनमेंट से इनर एनवायरनमेंट में कुछ ना कुछ एक्सचेंज होगा मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। तो वो कौन करा रहा है, प्रोटीन चैनल। जो प्रोटीन चैनल है वो आउटर एनवायरनमेंट से इनर एनवायरनमेंट पे क्या करा रहे हैं, एक्सचेंज करा रहे हैं। फिर नेक्स्ट है जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या है, इसके पास इंफॉर्मेशन है कि जो सेल के अंदर रिएक्शन है वो कैसे चलेगी, ठीक। इतना क्लियर है। तो मेरे को सेल को बनाने के लिए 3 चीज़ें चाहिए। पहली है मेरे पास मेम्ब्रेन जो बनी है लिपिड की, कैसी होती है, वाटर इनसॉल्युबल, और इसका नाम क्या है, सेल मेम्ब्रेन। फिर कुछ चैनल्स चाहिए, ठीक है, सम चैनल्स ऑन मेम्ब्रेन। चैनल्स क्यों चाहिए, एक्सचेंज करने के लिए बिटवीन आउटर एंड इनर एनवायरनमेंट, ठीक। फिर लास्ट चीज़ मेरे को क्या चाहिए, जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्यों, ये भाई इंफॉर्मेशन है, रिएक्शन बिना इंफॉर्मेशन के कैसे कराओगे। फिर अब अपने पास नेक्स्ट चीज़ आती है कि जो ये प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, या फिर मैं कहूँ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके बीच में बेसिक सा डिफरेंस क्या है। तो अगर मैं इन दोनों के बीच में बेसिक से डिफरेंस की बात करूँ तो सिर्फ आपको एक वर्ड याद रखना है, वो है कंपार्टमेंटलाइजेशन, यानी कि कंपार्टमेंट्स बनना। देखो मेरे पास यहाँ पे 2 डायग्राम है, ये मेरे पास 2 डायग्राम है। ये जो पहला डायग्राम है मेरे पास, ये है प्रोकैरियोटिक सेल का, और ये है मेरे पास यूकैरियोटिक सेल का। अब देखो यहाँ पर इस सेल के पास भी एक वॉल है, ठीक है, इसके पास भी ये वॉल है, ठीक, इसके पास भी ये जेनेटिक मटेरियल है, इसके पास भी ये जेनेटिक मटेरियल है। तीसरी चीज़ क्या, तीसरी चीज़ देखो आप कि इसके अंदर भी रिएक्शन चल रही है, इसके अंदर भी रिएक्शन चल रही है, और इसके पास भी यहाँ पे प्रोटीन चैनल्स हैं, यानी कि अंदर बाहर आने जाने के लिए यहाँ पे चैनल्स हैं, और इसके पास भी प्रोटीन चैनल्स हैं। चीज़ें तो सारी फिर सेम है, पर मेन यहाँ पे फ़र्क कहाँ पड़ रहा है, ये देखो यहाँ पे कि इसका जो रिएक्शन चल रहा है, इसके अंदर जो रिएक्शन है यहाँ ओपन में चल रही है, पर इसके अंदर रिएक्शन एक बॉक्स के अंदर चल रही है, यानी एक कंपार्टमेंट के अंदर चल रही है। वैसे ही इसके अंदर भी रिएक्शन चल रही है पर एक कंपार्टमेंट के अंदर चल रही है। इसका जो जेनेटिक मटेरियल है एक कंपार्टमेंट के अंदर है, इसका जेनेटिक मटेरियल ओपन है, ठीक है। तो ये जो कंपार्टमेंट्स बने हैं ये आपको किस में देखने को मिलेंगे, यूकैरियोटिक सेल्स में। प्रोकैरियोटिक सेल्स में है नहीं, ठीक। तो देखो कंपार्टमेंटलाइजेशन की प्रोसेस आपको किस में देखने को मिल रही है, सिर्फ यूकैरियोट्स में। और ये जो कंपार्टमेंट्स बने हैं इन्हीं को अपन कहते हैं ऑर्गेनेल्स। क्लियर है, यानी कि हमको कंपार्टमेंट सिर्फ यूकैरियोट्स में देखने को मिलेंगे, और ये जो कंपार्टमेंट्स है इन्हीं को अपन कहते हैं ऑर्गेनेल्स। इनके अंदर जो रिएक्शंस है वो चल रही होती है, ठीक। तो देखो बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोटिक सेल इज द यूकैरियोटिक सेल हैव कंपार्टमेंट्स फॉर डिफरेंट रिएक्शंस, और इन कंपार्टमेंट्स को अपन क्या कहते हैं, ऑर्गेनेल्स। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। अब अपन नेक्स्ट में मूव करते हैं। अपने पास एक क्वेश्चन है कि विच फीचर ऑफ यूकैरियोटिक सेल इज डिफरेंट फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल। देख लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट होगी, तो ये भी नहीं। डबल स्टैंडर्ड जेनेटिक मटेरियल दोनों में प्रेजेंट होगा। प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनेल, अभी अपन ने देखा कि जो ऑर्गेनेल है वो अपन को कंपार्टमेंट, मतलब जो कंपार्टमेंट बना है उसको अपन ऑर्गेनेल कह रहे हैं, और ऑर्गेनेल अपन को यूकैरियोट में देखने को मिल रहा है। पर एक एक्सेप्शन होता है, और वो एक्सेप्शन है राइबोसोम। राइबोसोम एक ऑर्गेनेल है, और ये अपन को प्रोकैरियोट्स में भी देखने को मिलता है और यूकैरियोट्स में भी देखने को मिलता है। इसको भी अपन आगे देखेंगे, ठीक है। तो लास्ट ऑप्शन क्या रहेगी अपने पास, कंपार्टमेंटलाइजेशन। तो इसका आंसर क्या है, कंपार्टमेंटलाइजेशन, और ये अपन को सिर्फ किस में देखने को मिलती है, यूकैरियोट्स में। फिर अपन नेक्स्ट पे चलते हैं, डेफिनेशन ऑफ सेल। कि जो सेल है इसकी डेफिनेशन क्या है। तो देखो बेसिक सी डेफिनेशन है सेल की कि इट इज़ अ फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, यानी कि जो सेल है वो इस फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसकी, बॉडी की, या फिर आप कह सकते हो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबकी। यानी कि फंडामेंटल मतलब बेसिक। सेल जो है बेसिक यूनिट है किसी भी बॉडी की या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। दूसरा कि जो सेल है उस ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तीसरा फंक्शनल यूनिट, यानी कि सेल
ऑर्गेनिज्म के अंदर जितनी भी रिएक्शन चल रही है वो किस में चल रही है, सेल के अंदर। ठीक है, तो तीनों पॉइंट क्लियर है कि सेल क्या है, फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या नॉन लिविंग की होगी, कमेंट में बताइए। फिर उसके बाद है सेल कैन एग्जिस्ट एज एन इंडिपेंडेंट यूनिट लाइक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब देखो अपनी एनसीईआरटी ये लाइन कह रही है कि सेल कैन एग्जिस्ट एज एन इंडिपेंडेंट यूनिट लाइक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो सेल है वो अकेला भी रह सकता है, उसको किसी और सेल की ज़रूरत नहीं है। यानी कि जितनी भी लाइफ प्रोसेस वगैरह है वो सेल खुद अकेला कर लेता है। ठीक, जैसे कि कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है वो एक सिंगल सेल के मिलके बने होते हैं, यानी कि उनकी लाइफ की जितनी भी प्रोसेस वगैरह है वो सिंगल सेल कर लेता है, क्या उसको किसी और की ज़रूरत पड़ी, नहीं। फिर अब अपन आगे मूव करते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ, कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है सिंगल सेल के बने हुए वो क्या क्या कर सकते हैं। पहली चीज़ तो ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो कर सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल एमीबा और पैरामीशियम। अपन ने बात की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस मतलब कि इनको अपनी लाइफ को कंप्लीट करने के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं है, यानी कि लाइफ की प्रोसेस वगैरह जितनी भी है ये सिंगल सेल खुद कर लेता है। फिर उसके बाद अपन आगे चलते हैं, परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ, यानी कि जो लाइफ को चलाने के लिए जितनी भी एसेंशियल फंक्शंस जैसे कि न्यूट्रिशन, वेस्ट रिलीज, गैसेस एक्सचेंज और रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, ये सारी प्रोसेस वो सेल खुद अकेला कर लेता है। ठीक है, किसी और की ज़रूरत ही नहीं। फिर अपनी एनसीईआरटी एक लाइन कहती है, ठीक है, इस लाइन को आप अंडरलाइन कर ले अपनी एनसीईआरटी में, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डजंट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग, यानी कि अगर सेल के स्ट्रक्चर में कोई भी एक चीज़ की कमी है, ठीक है, कोई भी एक चीज़ मिसिंग है, तो वह सेल इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो नहीं कर सकता, यानी कि वो सेल अकेला नहीं रह सकता। अब इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो नहीं कर सकते का मतलब क्या, कि वो जो लाइफ प्रोसेस की जो पार्ट्स थे, यानी कि जो लाइफ प्रोसेस वगैरह थी उनको नहीं कर सकता, और अगर इन प्रोसेस को नहीं कर सकता तो वो अकेला भी नहीं रह सकता। ठीक है, तो अपनी एनसीईआरटी ये कहती है एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डजंट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। और अपनी एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल दिया हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक, अब अपन आगे चलते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल। तो देखो सेल को डिस्कवर किया, पहले जो साइंटिस्ट जिसने सेल को डिस्कवर किया तो रॉबर्ट हुक। ठीक है, इन्होंने ऑब्जर्व किया था पहला डेड सेल। तो देखो दो चीज़ें अब यहाँ से आ रही है, ऑब्जर्व क्या किया, पहला सेल, दूसरा क्या, डेड सेल। दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि पहला सेल किसने ऑब्जर्व किया, रॉबर्ट हुक ने, पहला डेड सेल किसने ऑब्जर्व किया, रॉबर्ट हुक ने। ठीक, किसने किया था, इन बार्क ऑफ ट्री। अब जो ट्री का बार्क था, यानी कि जो ट्री का छिलका था, उसमें इन्होंने क्या देखे, कॉर्क सेल, जो कैसे थे, डेड। ठीक है, यानी कि वो डेड सेल्स थे। अब जब इन्होंने उन सेल्स को देखा तो इनको कुछ ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिले। अभी देखो आप, ये स्ट्रक्चर आपको किसके जैसे दिख रहे हैं, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसके जैसे दिख रहे हैं। इसी को अपन कहते हैं हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक, रॉबर्ट हुक थे पहले साइंटिस्ट, ऑब्जर्व किया फर्स्ट डेड सेल किसमें, बार्क में, कॉर्क सेल में। सेल कैसा था, डेड था। कैसा स्ट्रक्चर देखने को मिला, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक, अब अपन आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट साइंटिस्ट थे वो थे कौन, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने ऑब्जर्व किया फर्स्ट लिविंग सेल। देखो रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, फर्स्ट डेड सेल, इन्होंने क्या किया, फर्स्ट लिविंग सेल। अब अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए फर्स्ट सेल, तो आप क्या आंसर करोगे, रॉबर्ट हुक या फिर एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, कमेंट्स में बताओ। अब देखो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने ऑब्जर्व किया पहला लाइव सेल। ठीक है, किसमें, इन्होंने ऑब्जर्व किया था प्रोटोजोआ, आरबीसी, स्पर्मेटोजोआ। बेसिकली इन्होंने वाटर का सैंपल लिया था, उसमें इनको ये सारे मूव करते हुए दिख रहे थे। फिर नेक्स्ट है रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने 1831 में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। अभी न्यूक्लियस क्या होता है आगे पढ़ेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट है पास जीएन रामाचंद्रन। इन्होंने आपको दिया प्रोटीन का स्ट्रक्चर। ठीक है, कौन सा प्रोटीन, ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन, यानी कि जो कोलेजन प्रोटीन है उसका इन्होंने ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया। ठीक, फिर अब मैं आगे मूव करता हूँ। अब जैसे जैसे बहुत सारी डिस्कवरीज होती जा रही थी तो जो माइक्रोस्कोप था उसमें भी इम्प्रूवमेंट होता जा रहा था। ठीक है, फिर नॉल एंड रस्का ने दिया क्या, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप।
अब 1905 तक अपने पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ चुका था, यानी कि एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया, अपन सेल के अंदर की जो डिटेल थी उसको भी देख सकते थे, यानी कि सेल के अंदर तक देख सकते थे। और अगर अपन सेल के अंदर तक देख लेंगे तो अपने पास उसकी इनर डिटेल आएगी, तो और ज़्यादा डिस्कवरीज होने लगी। फिर जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गया और अपन ने सेल के अंदर देखा, ठीक है, यानी कि सेल को और अच्छी तरह से स्टडी करने लगे, तो फिर अपने पास आई सेल थ्योरी। अब सेल थ्योरी दो साइंटिस्ट ने दी, ठीक है। पहले साइंटिस्ट थे मैथियास शिल्डन और दूसरे श्वान। अब देखो, जो शिल्डन थे ये जर्मन थे और बॉटनिस्ट थे, यानी कि ये प्लांट्स के ऊपर अपनी स्टडी करते थे। और जो श्वान थे ये कैसे थे, जूलॉजिस्ट थे और कहाँ से थे, ब्रिटिश, यानी कि ये इंग्लैंड से थे, आप इंग्लैंड से कह सकते हो। तो जो श्वान थे इनका ईयर था 1839 और मैथियास शिल्डन थे इनका ईयर था 1838। देखो, जो मैथियास शिल्डन थे जर्मन बॉटनिस्ट थे, इनका एक्सपेरिमेंट ईयर था 1838। जो श्वान थे इनका ईयर था 1839 और ये क्या थे, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, ठीक। अब देखो, जो मैथियास शिल्डन है इन्होंने ऑब्जर्व किया लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को क्यों ऑब्जर्व किया, क्योंकि बॉटनिस्ट थे ना। फिर और इन्होंने ये देखा कि जो प्लांट से बने होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट सेल्स के, यानी कि जितने भी प्लांट से किससे बने हुए हैं, सेल्स से। फिर अपने पास नेक्स्ट आए श्वान। जो शिल्डन थे उन्होंने बस उतनी बात बोली, उसके बाद उनकी कोई बातचीत नहीं है। और फिर उसके बाद श्वान। अब श्वान ने 1839 में इन्होंने ऑब्जर्व किया लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स को क्यों, क्योंकि ये जूलॉजिस्ट थे, और देखा कि जो एनिमल्स हैं उनकी जो आउटर लेयर है सेल की, ठीक है, उसको देखा और उसको नाम दे दिया क्या, सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन जो नाम है वो किसने दिया था, श्वान ने, ठीक। तो देखो इसमें क्या देखना है अपन को कि जो श्वान हैं उन्होंने 1839 में बहुत सारे एनिमल्स को ऑब्जर्व किया और उनकी जो आउटर लेयर थी उसको नाम दिया क्या, सेल मेम्ब्रेन। और फिर उन्होंने प्लांट्स को भी ऑब्जर्व किया और वहाँ पे देखा कि जो प्लांट्स है, जैसे कि ये प्लांट का सेल है, इसके बाहर एक और लेयर प्रेजेंट है, ठीक है। और ये लेयर सिर्फ उनको प्लांट्स में देखने को मिली, एनिमल्स में ये लेयर एब्सेंट थी। और इस लेयर को इन्होंने नाम दिया क्या, सेल वॉल। और ये बात कही कि जो सेल वॉल है ये डिस्टिंक्टिव फीचर है प्लांट्स का, यानी कि जो सेल वॉल है आपको सिर्फ प्लांट्स में देखने को मिलेगी, एनिमल्स में एब्सेंट है। क्लियर है इतनी बात। शिल्डन ने क्या कहा, शिल्डन ने सिर्फ इतनी बात कही कि जो प्लांट्स हैं, ठीक है, वो अलग अलग टाइप के प्लांट सेल्स के मिलके बने हुए हैं। फिर श्वान ने क्या कहा कि जो श्वान ने बहुत सारे एनिमल सेल्स को देखा या फिर एनिमल्स को देखा, उनकी जो सेल थी, ठीक है, उसकी जो आउटर मोस्ट लेयर थी उसको नाम दे दिया क्या, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इन्होंने प्लांट्स को भी ऑब्जर्व किया और उसकी भी जब ऑब्जर्व कर रहे थे तो उनको क्या दिखा, आउटर जो सेल मेम्ब्रेन उसके बाहर एक और लेयर है। और इन्होंने ये देखा कि जो ये सेल वॉल है, जो आउटर मोस्ट लेयर थी उसको नाम दिया सेल वॉल। किस में प्रेजेंट है, सिर्फ प्लांट्स में, एनिमल्स में एब्सेंट है। और अपनी एनसीईआरटी में एक लाइन है दैट इट इज़ अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ प्लांट सेल। फिर इन्होंने अपनी एक लाइन दी, यानी कि इन्होंने कुछ लाइन प्रपोज की, यानी कि अपन कह सकते हैं सेल थ्योरी प्रपोज की। तो क्या है, एनिमल्स एंड प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट्स, यानी कि जो एनिमल्स है और जो प्लांट्स है वो सेल से मिलके बने हुए हैं और सेल के प्रोडक्ट्स के मिलके बने हुए हैं। ये अपने पास आ गई क्या, सेल थ्योरी, ठीक है। अब सेल थ्योरी तो अपन ने देख ली, ठीक है। अपने पास अब एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि हु प्रपोज्ड दिस स्टेटमेंट एनिमल एंड प्लांट बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट्स। तो अब दो ऑप्शन है आपके पास, शिल्डन या फिर श्वान, ठीक है। दो ऑप्शन है, शिल्डन या श्वान, दोनों में से कोई एक करना है। तो किसने प्रपोज किया था, एनिमल और प्लांट बॉडी किसकी बनी है, सेल और सेल प्रोडक्ट्स की, कमेंट्स में बताइए। फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं कि सेल थ्योरी तो ठीक है, पर इस सेल थ्योरी का एक ड्रॉबैक था कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि जो नए सेल है वो कैसे बन रहे हैं, ठीक है। सेल थ्योरी का सिर्फ एक ड्रॉबैक था कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि जो नए सेल्स है वो कैसे बने। अब इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए फिर दूसरे साइंटिस्ट आए, कौन, रुडोल्फ। अब रुडोल्फ ने ये एक्सप्लेन किया कि जो सेल है वो डिवाइड करता है और दो नए सेल बना देता है, ठीक है। रुडोल्फ ने क्या कहा कि जो सेल है वो डिवाइड करता है और दो नए सेल बना देता है, ठीक। कि
सेल डिवाइड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये पहले से सेल प्रेजेंट था, इसने डिवाइड किया, दो नए सेल बना दिए। सेल डिवाइड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड, और जो नए सेल बने किससे बने? प्री एग्जिस्टिंग सेल से। और इसने यहाँ पे एक टर्म दी, ये टर्म क्या है? ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसका क्या मतलब है? ऑल सेल एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि जितने भी सेल्स हैं, जितने नए सेल्स बन रहे हैं वो किससे बन रहे हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल से। और अब अपने पास जो सेल थ्योरी है मॉडिफाई हो चुकी है, ठीक है, यानी कि अब उसमें कुछ और भी पॉइंट्स ऐड हो चुके हैं। पहला पॉइंट तो अपन को याद रखना है किसका? श्वान का। श्वान ने क्या पॉइंट दिया था कि प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट्स। दूसरा क्या जो रुडोल्फ ने दिया कि ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि जितने भी जो नए सेल्स है वो किससे बन रहे हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से। पर ये जो सेल थ्योरी थी इसके भी कुछ एक्सेप्शंस थे, जैसे कि वायरस। अब देखो जो वायरस है वो ना तो सेल का मिलकर बना हुआ है ना सेल प्रोडक्ट्स का। दूसरा, वायरस कभी भी प्री एग्जिस्टिंग, मतलब इसका कोई सेल ही नहीं है तो प्री एग्जिस्टिंग का क्या बनेगा, ठीक है। तो इस सेल थ्योरी के दो एक्सेप्शन थे, वायरस एंड वायरोइड्स। अभी तक देखो अपन ने जितना पढ़ लिया है उसको आप वापस रिवाइज करें और इसके नोट्स बना लें। और आपको इसके नोट्स कहाँ मिलेंगे? हमारे टेलीग्राम चैनल पे बायो पॉइंट, इट्स बायो पॉइंट हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है? हमारे इस वीडियो को लाइक करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और प्लीज़ इसे शेयर भी करें। अब एक बार अपन देख लेते हैं अपन ने क्या क्या पढ़ा है। अपन ने देख लिया है कि सेल क्या होता है, ठीक है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है सेल को बनाने के लिए। फिर अपन ने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच में बेसिक डिफरेंस देख लिया। अबे बेसिक डिफरेंस क्यों देखा है? क्योंकि जब अपन इस चैप्टर को पढ़ रहे होंगे अपन सिर्फ यूकैरियोट्स के ऊपर फोकस करेंगे। यूकैरियोट्स के ऊपर क्यों? क्योंकि देखो यार जो अपना चैप्टर 2 है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, वहाँ पे अपन को प्रोकैरियोट्स अच्छे से समझना है, तो अपन प्रोकैरियोट्स को वहाँ डील कर लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट अपन ने क्वेश्चन देख लिया है, फिर डेफिनेशन ऑफ सेल देख ली है। फिर उसके बाद अपन ने देख लिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ, क्या क्या कर सकते हैं? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, परफॉर्म कर सकते हैं सारे एसेंशियल लाइफ के फंक्शंस। फिर अपनी एनसीईआरटी एक लाइन कहती है एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डजंट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। इसका मतलब क्या है मैंने आपको बता दिया है। फिर उसके बाद अपने पास डिस्कवरी आती है सेल की। तो पहली डिस्कवरी किसने की? रॉबर्ट हुक ने। क्या ऑब्जर्व किया था? डेड सेल, ठीक है, किसमें? कॉर्क में। कैसा स्ट्रक्चर देगा? हनीकॉम्ब लाइक। फिर है एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। अब फिर एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने पहले शो किया क्या? लाइव सेल, यानी कि पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने लिविंग सेल देखा। किसमें? प्रोटोजोआ, आरबीसी, स्पर्मेटोजोआ, ये सब पानी में तैर रहे थे, उसमें इन्होंने ऑब्जर्व किया। फिर उसके बाद आते हैं अपने पास 3 साइंटिस्ट। कौन? रॉबर्ट ब्राउन 1831 में ऑब्जर्व किया न्यूक्लियस। जीएन रामाचंद्रन प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखा, ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया किसका? कोलिजन का। फिर माइक्रोस्कोपी में इंप्रूवमेंट होती गई। 1905 में कौन आया? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसने दिया? नॉल एंड रस्का। फिर जब अपने पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गया तो अपन सेल के अंदर भी देख के उसकी स्टडी कर सकते हैं। फिर उसके बाद अपने पास आई क्या? सेल थ्योरी, ठीक है। तो सेल थ्योरी 2 साइंटिस्ट ने दी, मैथियास शिल्डन एंड श्वान, ठीक है। अब शिल्डन को अपन को इतना कुछ ज़्यादा याद रखना नहीं है, पर श्वान ने एक बात कही थी कि जो एनिमल्स है और जो प्लांट्स है ये किसके मिलके बने होते हैं? ये मिलके बने होते हैं सेल और उसके प्रोडक्ट्स के। किसके बने होते हैं? सेल एंड इट्स प्रोडक्ट्स। फिर अपन आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन अपन ने देख लिया है, आंसर आपको कमेंट में बताना है। सेल थ्योरी के क्या ड्रॉबैक थे? सिर्फ एक ड्रॉबैक था कि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि जो नया सेल है वो कैसे बन रहा है। फिर उसके बाद आया रुडोल्फ विर्चो, इन्होंने बताया कि जो सेल है वो डिवाइड करता है और 2 नए सेल बनाता है, यानी कि जो 2 नए सेल बने वो किससे बने? प्री एग्जिस्टिंग सेल्स है। और इसके लिए इन्होंने एक टर्म दी, और वो टर्म क्या है? ओमनिस सेलुला ई सेलुला, यानी कि ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो अब मेरे पास सेल थ्योरी के 2 मेन पॉइंट्स निकल के आते हैं। पहला पॉइंट क्या है मेरे पास कि प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट। किसने कहा था? श्वान ने। फिर जो मॉडिफिकेशन होने की बात की जाए वो क्या है? ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। किसने कहा?
अपने पास रुडोल्फ ने, ठीक है। फिर एक्सेप्शंस भी होते हैं सेल थ्योरी के, कौन, वायरस और वायरोइड्स, ठीक है। आज की वीडियो के लिए बस इतना काफ़ी है, ठीक है। आप इसको रिवाइज करें और अपना जो नोट्स हैं उनको कंप्लीट रखें। अब अपन जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें अपन स्टार्टिंग करेंगे ओवरव्यू ऑफ सेल से और आगे बढ़ते चलेंगे। तो गाइज़ आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और अपन ऐसे ही आगे फोड़ते रहेंगे। तो थैंक यू गाइज़, बाय।